हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम विजिबल भी और ऑडिबल भी हूँ। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। और एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिल के बोलेंगे, Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। प्लीज़ थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. स्टार्ट करें सेशन? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम आज क्लास यूट्यूब पे क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे क्यों हो रही है? आप में से बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम वेंसडे की क्लास यूट्यूब पे होती है तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है बाद में, जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं क्लासेस को या बाद में देख रहे होते हैं। तो आप लोगों के सजेशन पे ही, बहुत सारे बच्चों के सजेशन पे ही वेंसडे की क्लास हम एप्लीकेशन पे ही करेंगे, जिससे कि एक सीक्वेंस में आपको क्लासेस बैक टू बैक मंडे टू फ्राइडे मिलती रहे और यूट्यूब पे हम बाद में अपलोड कर देंगे। चलो स्टार्ट करें सेशन। तैयार सभी लोग आज के सेशन के लिए? यस, चलो आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पहला क्वेश्चन है, साथ में करेंगे। बेसिकली हमको करना क्या है आज के सेशन में, हमको बहुत सारी एरर्स दे रखी हैं, हमें उन सारी की सारी एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है और कॉन्सेप्ट्स को समझना है, सीखना है। ठीक है, चलो। तो जिन लोगों का पहला क्लास है एरर डिटेक्शन का, बहुत ध्यान से देखना, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझाते हुए चलूंगी। तो बेसिकली आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक साथ करने वाले हैं, बहुत सारे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अनाउंसमेंट। तो सबसे पहली गलती हमको क्या मिली? डोनाल्ड ट्रंप का अनाउंसमेंट। जब भी आपको बताना होता है कोई चीज, जिस चीज के ऊपर किसी का हक है, फॉर एग्जाम्पल राम की गाड़ी है, मिस्टर ट्रंप का अनाउंसमेंट है, तो का की के लिए आप दो वर्ड्स लगा सकते हो। पहला वर्ड क्या होता है का की के लिए? आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। दूसरा क्या होता है कि आप ऑफ लगा दो। तो अनाउंसमेंट ऑफ मिस्टर ट्रंप कर सकते थे, कार ऑफ राम कर सकते थे, या फिर राम्स कार। तो पहली गलती हमको यहाँ पे क्या मिली कि यहाँ पे क्या आएगा? डोनाल्ड ट्रंप्स अनाउंसमेंट। अच्छा, एक और ग्रामर का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जब भी आपको कोई पोजीशन दे रखी होती है और उस पोजीशन के आगे उनका नाम दे रखा होता है और वो नाम कॉमा के अंदर नहीं है, तो हमेशा याद रखना उस पोजीशन के साथ आप आर्टिकल द कभी भी नहीं लगाते। तो हमने यहाँ पे द प्रेसिडेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उनका अनाउंसमेंट क्या है? दैट। अब देखो ये दैट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डायरेक्टली, या फिर V1 प्लस ING आएगा डायरेक्टली, या फिर कोई प्रपोजिशन आएगा, है ना, इन, ऑन, एट, टू, ये सारे प्रपोजिशंस आएंगे, या फिर क्या आएगा? या फिर कोई कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन का मतलब क्या हो गया? आपका दैट आ गया, विच आ गया, हु आ गया। लेकिन ये जो कंजंक्शन वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है और जो ऊपर वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, इनमें एक फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि कंजंक्शन अपनी वर्ब लेके आता है, ये सब अपनी वर्ब नहीं लेके आते, ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन कंजंक्शन जो होता है वो अपनी वर्ब खुद लेके आता है। तो अगर आप देखोगे दैट, ये कंजंक्शन आया, तो कंजंक्शन के पास अपना सब्जेक्ट भी है और कंजंक्शन के पास क्या है? अपनी वर्ब भी है।
तो यहाँ से क्या शुरू हुई, यहाँ से आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हुई इस कंजंक्शन से कि इन्होंने ऑर्डर किया है 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को, ठीक है। अगली एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ शुरू हुई, इस प्रेपोजिशन से, टू प्रेपोजिशन होता है ना, प्रेपोजिशन से, टू बी पोजिशन। चलो अगला कॉन्सेप्ट, इनको रखा जाएगा, कोई काम किसी के द्वारा किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या आता है, टू के साथ बीई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई वॉन्ट टू डू इट, मैं इस काम को करना चाहती हूँ, ये काम हो जाना चाहिए। दिस वर्क शुड बी डन, या दिस इज टू बी डन। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्टिव वॉइस होगा, टू के साथ बीई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस। तो टू बी पोजिशन्ड, मैंने पोजिशन्ड क्यों किया, कि उनको रखा जाएगा, कोई काम किसी के द्वारा किया जाएगा, मतलब पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में अभी अभी हमने पढ़ा कि टू के साथ बीई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट रीजन्स, अप्रोप्रिएट रीजन्स में रखा जाएगा। फिर से ये इन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही थी। इन रिस्पॉन्स टू द, किसके जवाब में, जवाब दिया कि जो भड़काने वाले स्टेटमेंट्स थे फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट डिमित्री मेडवेडेव के साथ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म कहाँ होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म होती है वर्ब से जस्ट पहले। तो यहाँ पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। अच्छा, अगली प्रॉब्लम क्या मिली, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब भी कोई पोजीशन दी गई हो और उस पोजीशन के आगे उनका नाम आ जाए तो आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। तो अगली प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आए। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, पुराने रशियन प्रेसिडेंट जो हैं डिमिट्री मेडवेडेव। अच्छा, अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई। इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट था एडिशनल इन्फॉर्मेशन से जस्ट पहले वाला नाउन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे खत्म हो गई। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। मेन सेंटेंस क्या था, उनका जो अनाउंसमेंट है वो एक डेंजरस टर्न है। तो अनाउंसमेंट क्योंकि सिंगुलर था, जब भी नाउन सिंगुलर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, मार्क्स। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये मार्क करता है, क्या मार्क करता है, चलो एक आर्टिकल है, आर्टिकल किसके बारे में बताता है, आर्टिकल आपको नाउन के बारे में बताता है। तो टर्न क्या हो गया, नाउन। अब नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। नाउन के बारे में कभी भी एडवर्ब नहीं बताता, एडजेक्टिव बताता है। इसका मतलब यहाँ डेंजरसली नहीं, क्या आएगा, डेंजरस आएगा। तो ये एक डेंजरस टर्न मार्क कर रहा है, किस में मार्क कर रहा है, यूएस रशिया के रिलेशनशिप में। तो यूएस रशिया के रिश्ते में एक डेंजरस टर्न है, जिसको रिपब्लिकन लीडर ने बोला था कि मैं रिपेयर करूंगा। जिसको की इंग्लिश विच होती है, ना कि वॉट तो क्या होता है या जो होता है। तो जिसको रिपब्लिकन लीडर मतलब जिसको ट्रंप ने क्या शपथ ली थी, इन्होंने शपथ ली थी कि मैं इसको रिपेयर करूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा इन दी रन अप। जब वो इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे थे अपने इलेक्शन के लिए, लेटली का मतलब तो रिसेंटली होता है, लेटली इज व्हाट, रिसेंटली। तो यहाँ पे रिसेंटली नहीं, लेट लास्ट ईयर मीन्स लास्ट ईयर के अंत में। तो लास्ट ईयर के अंत में के लिए क्या यूज करेंगे, लेट लास्ट ईयर। तो टोटल हमें कितने एरर्स मिले यहाँ पे, फर्स्ट एरर यहाँ पे मिला, सेकंड यहाँ पे मिला, थर्ड यहाँ पे मिला, फोर्थ यहाँ पे मिला, फिफ्थ यहाँ पे मिला, सिक्स्थ यहाँ पे मिला। तो इन टोटल 6 एरर्स वर देयर। टोटल आपके 6 एरर्स थे। कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाए 6 के 6 एरर्स, 7 थे, मैंने कोई मिस आउट कर दिया क्या, 1 2 3 4 5 6 ही तो थे। 7th कौन सा एरर था, आप लोग 7th क्यों बोल रहे हो, अच्छा ओके ओके, ये वाला मिस आउट हो गया, राइट राइट, 7 एरर्स थे, राइट। हाँ 6 + 1 7 एरर। अच्छा, अब वो कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें, जो जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। चलो एक बार करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था, जब भी कोई पोजीशन दे रखी हो
और उस पोजीशन के आगे उसका नाम दे रखा हो और वो नाम कॉमा में ना हो तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगाते। अगला कॉन्सेप्ट था ये वाला कि पैसिव वॉइस में टू प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आर्टिकल किसके बारे में बताता है? आर्टिकल आपको नाउन के बारे में बताता है और नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या था? विच का मतलब होता है जो और वॉट का मतलब होता है क्या। अगला कॉन्सेप्ट, लेट और लेटली का डिफरेंस पता चल गया होगा। लेट मीन्स देर से या लास्ट में, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। अगला सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर वर्ब लगती है, इसका मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है। और आखिरी कॉन्सेप्ट क्या था जो हमने इसमें पढ़ा था? यही थे ना 5 सातों, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। हाँ, आखिरी कॉन्सेप्ट अपोस्ट्रोफी एस का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? चलो अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे सभी लोग। ऑल द बेस्ट, सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, सारे एरर्स को ढूंढिए। चलिए देखते हैं कितने एरर्स मिले आप सभी को। ध्यान से समझना, मिस्टर मेडवेडेव। अच्छा एक चीज और, अभी ना आज की क्लास में हमारा फोकस सिर्फ एरर्स ढूंढना नहीं है, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझना है। अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना शुरू कर देंगे तो एरर्स हमें ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। चलो, कॉमा, कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है तो इसका मतलब ये क्या है? आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अब वो डेप्यूटी चेयरमैन है रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला? दैट कि मिस्टर ट्रम्प के जो थ्रेट्स हैं, क्या थ्रेट्स? कि वो टैरिफ लगा देंगे रशिया के ऊपर। ये क्या है? ये एक कदम है वॉर की तरफ। कोई एरर नहीं मिला अभी तक तो। अगर मैं देखूं इस आर का सब्जेक्ट क्या है तो देखो ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो ये आर का सब्जेक्ट क्या हो गया? थ्रेट्स। थ्रेट्स प्लूरल है तो आर में कोई गलती नहीं है। तो ये जो वार्निंग्स हैं ये क्या है? ये एक कदम है वॉर की तरफ। मिस्टर ट्रम्प डिड नॉट स्पेसिफाइड, डिड के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पेसिफाई। तो मिस्टर ट्रम्प ने स्पेसिफाई नहीं किया। चलो, क्या स्पेसिफाई नहीं किया? अब दैट और वेदर दोनों लगा दिए। वेदर भी एक कंजंक्शन है, दैट भी एक कंजंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि दैट यहाँ पे एक्स्ट्रा है क्योंकि वेदर ऑलरेडी कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। तो अगली प्रॉब्लम क्या है? दैट नहीं आएगा कि वेदर, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या वो, उन्होंने अपनी सबमरीन्स मूव करी हैं या नहीं करी हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है?
अगली प्रॉब्लम है कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, अगर आप देखोगे तो ये पास्ट टेंस है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या कहता है कि जब भी आपका मेन क्लॉज किस में होता है, पास्ट में होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही आता है। तो यहाँ पे वेदर ही हैज नहीं आएगा, वेदर ही हैड आएगा। मैंने इसको हैड क्यों किया, क्योंकि ये पास्ट था, ये पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आएगा। तो क्या उन्होंने मूव करी हैं अपनी सबमरीन्स जो केपेबल हैं, किस चीज को लेके केपेबल हैं कि वो लॉन्च कर सकती हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे अटैक किया जा सकता है, और उनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अच्छा, वेदर के साथ एंड नहीं लगाते, वेदर के साथ क्या लगता है, और लगता है। वेदर राम एंड श्याम नहीं होता, वेदर राम और श्याम। तो क्या उन्होंने मूव करी है, या फिर वेदर ही हैड मूव्ड सबमरीन्स केपेबल ऑफ लॉन्चिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। और अब देखो यहां पे भी एक गड़बड़ है, इस पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक गड़बड़ है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट। पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे इस सेंटेंस में गड़बड़ बताना। ऑथर ने भी ना इस सेंटेंस में गड़बड़ करी है अपने आर्टिकल में। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर यू नो इंग्लिश, कि क्या आपको इंग्लिश पता है, वेदर यू नो इंग्लिश और हिंदी। अब इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, इस सेंटेंस में गड़बड़ ये है कि वेदर और तुम्हें ये पता है या तुम्हें ये पता है। सिमिलरली मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई डोंट नो ईदर दिस और दैट। आई, चलो पहले इन्हीं दोनों का देखते हैं। इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, इस सेंटेंस में गड़बड़ अगर ध्यान से देखोगे तो पैरेललिज्म कहता है कि जब भी ये पेयर वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे ईदर और हो गया, आपका नीदर और नॉर हो गया, नीदर नॉर मीन्स ना ही ये ना ही वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, ना केवल ये बल्कि ये भी, अकेला और हो गया, या फिर वेदर और ही क्यों नहीं हो गया। ये ना पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, डोंट वरी। ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस लिखा है वेदर यू नो इंग्लिश और हिंदी, अब ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस पैरेलल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है वेदर यू नो इंग्लिश, तो और के आगे भी मुझे लिखना पड़ेगा और यू नो हिंदी, कि आपको इंग्लिश पता है या आपको हिंदी पता है, मुझे नहीं पता ये बात। जैसे मैंने दिस, इधर के आगे दिस लिखा था और के आगे दैट लिखा था, तो ये सही है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, नॉट ओनली ही इज अ डांसर बट ऑल्सो अ सिंगर। इस सेंटेंस में बताओ मुझे गड़बड़ क्या है। अगर मैं नॉट ओनली के आगे ही इज अ डांसर लिख रही हूं, तो मुझे बट ऑल्सो के आगे भी पूरा सेंटेंस लिखना होगा, नॉट ओनली ही इज अ डांसर बट ऑल्सो ही इज अ सिंगर। तो मुझे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जितना लाइन का मीनिंग नॉट ओनली के बाद है उतना ही लाइन का मीनिंग बट ऑल्सो के बाद भी आना चाहिए। या फिर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती थी, ही इज नॉट ओनली अ डांसर बट ऑल्सो अ सिंगर। वो ना केवल डांसर है बल्कि एक सिंगर भी है। अब नॉट ओनली के आगे भी अ डांसर लिखा है, बट ऑल्सो के आगे भी अ सिंगर लिखा है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सही है। पैरेललिज्म का मतलब समझ में आ रहा है। तो पैरेललिज्म का मतलब है कि अगर दो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स अगर पेयर में आते हैं, जैसे ईदर और पेयर में आता है, वेदर और पेयर में आता है, नीदर और पेयर में आता है, तो इन दोनों को सेम वैल्यू दो, इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। अच्छा,
अब इस वाले सेंटेंस में ना एक प्रॉब्लम हो गई, लेकिन क्या, यहाँ पे ना इन्वर्जन भी लगेगा, तो मुझे सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा, नॉट ओनली इज ही अ डांसर बट ऑल्सो इज ही अ सिंगर। नहीं, पैरलिज्म लगाने की जरूरत नहीं है, सही है ये बेटा। ये जो बच्चा कह रहा है पैरलिज्म भी लगेगा, नॉट ओनली इज ही अ डांसर बट ऑल्सो इज ही, नहीं नहीं, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है ना, तो वो सॉरी इन्वर्जन नहीं लगेगा यहाँ पे। सही है, नॉट ओनली ही इज अ डांसर बट ऑल्सो ही इज अ सिंगर, ना केवल वो डांसर है बल्कि वो सिंगर भी। चलो अब इसको देखते हैं। तो वेदर ही हैड मूव, क्या उन्होंने सबमरीन्स जो थी, जो कि केपेबल थी, उनको मूव किया है, और ही हैड मूव्ड, या फिर उन्होंने मूव किया है न्यूक्लियर पावर्ड बोट्स को। क्लियर? मैंने यहाँ पे ही हैड मूव क्यों ऐड किया, पहले मुझे बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। क्यों ऐड किया मैंने ही हैड मूव्ड को? क्योंकि वेदर और भी पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं। तो अगर वेदर के आगे मैंने ही हैड मूव्ड लिखा है, पूरा सब्जेक्ट और वर्ब लिखा है, तो मुझे इसके आगे भी सब्जेक्ट और वर्ब लिखना पड़ेगा। चलो अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वो बोट्स जिनके अंदर वेपन्स हैं, बोट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये। वो बोट्स जिनके अंदर वेपन्स हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हैं जब एक्शन कंप्लीटेड होता है। तो बोट के अंदर ऑलरेडी वेपन्स है, तो एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन लगातार तो नहीं हो रहा, इसका मतलब मुझे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्ब की थर्ड फॉर्म से देनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या लिखना है, बोट्स इक्विप्ड विथ कन्वेंशनल वेपन्स। क्लियर? सारे के सारे कॉन्सेप्ट। एक बच्चे का डाउट है कि मैम आर गलत है, नहीं बेटा आर से है, ट्रम्प के थ्रेट्स जो हैं वो एक कदम है वॉर की तरफ, तो आर इज करेक्ट। ऑथर ने भी गलती करी है यहाँ पे। मैम आर भी नहीं वर होगा, हाँ राइट 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 राइट, आर भी नहीं वर होगा वहां पे, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस लगेगा, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो आर की जगह क्या आएगा, वर है। यस, एक बार दोबारा समझे, बहुत सारी एरर्स थी इसमें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहला कॉन्सेप्ट था सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, थ्रेड्स लिखा हुआ था, थ्रेड्स प्लूरल था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाई, प्लूरल वर्ब लगाई। तीसरा कॉन्सेप्ट था कि दैट और वेदर को एक साथ क्यों लगा रहे हो, वेदर भी कंजंक्शन है, दैट भी कंजंक्शन है, दैट नहीं आएगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट था एडिशनल इंफॉर्मेशन थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हैं, इसलिए हमने इक्विप्ड की जगह इक्विप्ड करा था। तीसरा वेदर और जो है पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं, तो अगर वेदर के आगे ही हैड मूव्ड लिखा हुआ था तो और के आगे भी आपको पूरा सब्जेक्ट और वर्ब दोबारा लिखना पड़ेगा, ही हैड मूव्ड लिखना पड़ेगा। तो इतने सारे एरर्स थे। तो टोटल कितने एरर्स मिले हमको, एक एरर यहाँ मिला। अच्छा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी एक एरर था। दूसरा एरर, तीसरा एरर, फोर्थ एरर, फिफ्थ एरर, सिक्स्थ एरर और सेवेंथ एरर। तो इसमें भी टोटल हमको 7 एरर्स मिले। क्लियर? कोई परेशानी मैम? द नाउ द डिप्यूटी, अब वो द डिप्यूटी चेयरमैन है, कॉमा के बीच में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको बताया था कॉमास नहीं होंगे, पोजीशन होगी, उसके आगे नाम होगा, तो पोजीशन से पहले आर्टिकल दा नहीं लगेगा। बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे नाम पहले है, पोजिशन उसके बाद में है, और पोजिशन भी कॉमा के बीच में, मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस सेंटेंस का पार्ट ही नहीं है। और कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े मैम, नाउ लिखा हुआ है तो परफेक्ट टेंस यूज होगा, आप बेटा सिर्फ रट लेते हो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब नाउ लिखा हो वो उस वर्ब के बारे में बात कर रहा हो और वो एक्शन कंप्लीटेड हो, एक्शन क्या हो, अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, तो उस केस में जो टेंस आता है वो कौन सा आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। आपने सिर्फ इसका एक ही हिस्सा पढ़ा कि नाउ लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, तो गड़बड़ तो होगी ही, नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही। यहाँ पे नाउ कोई वर्ब के लिए आया ही नहीं है, ये तो कॉमा कॉमा के बीच में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। इसका तो मतलब है अब वो डिप्यूटी चेयरमैन है,
बस। किसी वर्ब के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, किसी वर्ब के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो टेंस को तो मॉडरेट कर ही नहीं सकता। और कोई दिक्कत किसी को? दैट क्यों हटाया वेदर के लिए? क्योंकि वेदर से सेंटेंस बन रहा था, या तो ये या फिर ये। दैट की कोई जरूरत ही नहीं थी, दैट का मतलब होता है कि। आगे भी तो लिखा हुआ, तो दो पार्ट्स लिखे हुए थे सेंटेंस के, या तो वो ये करेंगे या फिर ये करेंगे, वेदर दिस और दिस, इसलिए दैट को हटाया, वेदर को नहीं हटाया। और बताओ, और कोई डाउट? मैम सेड्स नहीं होगा बेटा, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में कभी भी एस और एस नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते। क्लियर? आगे बढ़े। आर का वर्ड क्यों किया? क्योंकि ये पास्ट था, दैट से पहले वाला पार्ट पास्ट में होगा, तो दैट के बाद वाला पार्ट भी हमेशा पास्ट में ही आएगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर कोई फैक्ट हो, कोई कहावत हो, कोई किसी की आदत हो, तब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस नहीं लगता, अदरवाइज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हमेशा लगता है। एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लो, है ना। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में डाउट आ रहा है, प्लीज वॉच 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और ग्रामर ग्रंथ। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इन रिसेंट वीक्स, मतलब अभी अभी जो हफ्ते गुजरे हैं, मिस्टर ट्रंप ने एक्सप्रेस किया है, जताया है, ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, बढ़ती हुई उनका फ्रस्ट्रेशन बताया है उन्होंने, विद हिज रशियन काउंटर पार्ट, उनके जो रशियन काउंटर पार्ट में जो सेम पोजिशन पे है रशिया में उनके जैसी, व्लादिमीर पुतिन के साथ, ओवर द यूक्रेन वॉर को लेके। इस सेंटेंस में तो मुझे कोई एरर नहीं मिला है ना। ये देखो रिसेंट वीक्स लिखा हुआ था तो हैज एक्सप्रेस्ड सही था, फ्रस्ट्रेशन नाउन था तो नाउन के बारे में जो वर्ड बता रहा था वो एडजेक्टिव था, ऊपर से यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन लिखा हुआ था तो दाबी नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं मिला। इनिशियली शुरुआत में ही गेव, उन्होंने मिस्टर पुतिन को क्या दिया? एक 50 दिन का डेडलाइन दिया। अच्छा यहाँ पे एरर मिली हमको, ये नंबर था, ये यूनिट था और ये नाउन था। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी नंबर यूनिट नाउन दे रखा हो या नंबर यूनिट एडजेक्टिव दे रखा हो तो यूनिट कैसी आती है? सिंगुलर आती है, कभी भी प्लूरल नहीं आती। तो यहाँ पे डे आएगा, 50 डे डेडलाइन, तो उन्होंने मिस्टर पुतिन को एक 50 दिन की डेडलाइन दी टू एंड द वॉर, कि वो लड़ाई अंत कर दें, और या फिर फेस करेंगे वो अमेरिकन टैरिफ्स। ठीक है, ऑन जुलाई 29 को इसको छोटा कर दिया गया। अच्छा जुलाई 29 क्या हो गया? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, है ना, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है हम टेंस कौन सा यूज करते हैं? सिंपल पास्ट। तो जब भी आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा
यू विल ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस। तो दिस हैड बीन नहीं आएगा, दिस वॉज आएगा। सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस वॉज। अच्छा, शॉर्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, शॉर्ट एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव में कभी भी ईडी नहीं लगाते। ईडी किस में लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं, है ना। तो शॉर्ट की वर्ब क्या होती है, शॉर्टन। तो ये वर्ब होती है और इसमें आप ईडी फॉर्म लगाते हो, तो इसका ईडी फॉर्म क्या हो जाएगा, शॉर्टनड। तो अगली प्रॉब्लम क्या मिली हमको, यहाँ पे शॉर्टनड आएगा। तो इसको शॉर्टन कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 10 से 12 दिन कर दिया गया। मिस्टर ट्रम्प हैज ऑल्सो थ्रेटेंड, इन्होंने धमकी दी है। किस चीज की धमकी दी है, सेकेंडरी पेनल्टी टैरिफ्स लगाएंगे, मतलब सेकेंडरी मीन्स इनडायरेक्टली टैरिफ लगाएंगे उन कंट्रीज पे जो ट्रेड कर रही हैं रशिया के साथ, जैसे कि इंडिया और चाइना। कोई एरर नहीं मिली। मिस्टर ट्रम्प का जो फ्रस्ट्रेशन है वो समझ रहा है, फ्रस्ट्रेशन कुछ समझता है क्या, फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है, फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं समझ रहा। इज अंडरस्टैंडिंग का तो मतलब है आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। तो क्या फ्रस्ट्रेशन किसी बात को समझ रहा है, नहीं, फ्रस्ट्रेशन किसी बात को नहीं समझ रहा। फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है हमें। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंडेबल। तो मिस्टर ट्रम्प का जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमको समझ में आ रहा है। तो कितनी एरर्स मिली, बहुत सारे बच्चे तो नो एरर वाले थे भाई। क्या हो गया, नो एरर कैसे निकाल दिया, एक एरर, दो एरर, तीन एरर और चार एरर। चार चार एरर्स क्यों आप नो एरर बोल रहे हो, तो 4 एरर्स पर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे हमारे, पहला कॉन्सेप्ट था नंबर यूनिट नाउन, नंबर यूनिट एडजेक्टिव वाला, यूनिट सिंगुलर आएगी। दूसरा, जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए टेंस ऑफ सिंपल पास्ट यूज करोगे। शॉर्ट एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ कभी भी ईडी नहीं लगाते, वर्ब के साथ ईडी लगाते हैं, तो शॉर्ट की वर्ब होती है शॉर्टन। और सर फ्रस्ट्रेशन हमको समझ में आता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन समझने लायक है, तो उसका वर्ड क्या होगा, अंडरस्टैंडेबल। इन जुलाई नहीं होगा ना, जुलाई 29 एक डे है, एक डेट है, तो जब भी कोई डे या डेट दिया जाता है आप ऑन लगाते हो। अगर महीने की बात हो रही होती है पूरे के पूरे जुलाई की, तो आप इन लगाते। क्लियर, जिस बच्चे का डाउट है इन जुलाई वाला। इज अंडरस्टूड भी सही है, मिस्टर ट्रम्प्स फ्रस्ट्रेशन को आप समझ रहे हो, अंडरस्टूड भी सही है, इज अंडरस्टूड को समझ लिया गया है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकता, मतलब फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं समझेगा, आप फ्रस्ट्रेशन को समझोगे। अंडरस्टूड वाज आल्सो करेक्ट। हम शॉर्टेंड फ्रॉम 10 to 12, 10 से 10 से 12 करोगे तो शॉर्ट हो रहा है क्या। एक बच्चे ने क्या बोला, इसको हमने शॉर्ट कर दिया है फ्रॉम 10, 10 से 12 कर दिया है, उसने भावना बदल दी, 10 से 12 करने को वो कह रहा है शॉर्ट कर दिया है उसे छोटा किया गया 10 से 12 दिन का, मतलब पहले 50 दिन था, अब 10 से 12 छोटा, 10 से 12 की रेंज में कर दिया गया। तो ये 10 to 12 का मतलब है ये 10 से 12 दिन। तो पहले 50 डेज था, अब उससे उसे छोटा किया गया और कितना कर दिया गया, 50 से लगभग 10 से 12 कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पहले नंबर 30 आते थे, अब मेरे नंबर 5 से 6 आ रहे हैं, 5 to 6 मार्क्स आ रहे हैं। तो 30 से शॉर्ट करके 5 to 6 नंबर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैं क्लासेस में रेगुलरली नहीं आ रहा। मैं एक साल लगातार पढ़ाई करी, मार्क्स बहुत अच्छे हुए, बीच में एक महीने का गैप क्या लगा, सीधे मार्क्स डूब गए। इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की यही बात होती है, आप जब तक रेगुलरली कर रहे हो मार्क्स अच्छे आते रहेंगे, बीच में छोड़ दोगे वापस से बैक टू जीरो चले जाओगे, फिर दोबारा रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए बीच में छोड़ने से क्या होगा, शॉर्टन हो जाएंगे मार्क्स आपके, या फिर मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे 5 to 6 की रेंज में। तो ये रेंज का 5 to 6 है, और ये वाला 2 पिछले वाले से कनेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ी, चलो नेक्स्ट। मैम यूक्रेन में भी कोई प्रॉब्लम है क्या, कहाँ है यूक्रेन, यूक्रेन वॉर, पूरी की पूरी वॉर को यूक्रेन वॉर बोला गया। कौन सी वॉर, यूक्रेन वॉर। यूक्रेन को एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, वॉर की क्वालिटी है, मतलब वॉर का नाम है यूक्रेन वॉर। फेस्ड कर दो मैम, फेस्ड कहाँ है, और फेस ना, या तो एंड कर दो या फेस कर दो, पैरेललिज्म है टू का, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वॉर को एंड कर दो या फिर अमेरिकन टैरिफ्स फेस कर लो। चलो
डे होगा नहीं, डेज आएगा बेटा। इसका भी कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जब भी आपको नंबर और यूनिट दिया जाए, उसके आगे कोई नाउन नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो आप इस यूनिट को चेक करते हो कि क्या इस यूनिट को देख के समझ में आता है किस बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल डे को देख के समझ में आता है टाइम की बात कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सफिशिएंट यूनिट। तो जब भी यूनिट को देख के समझ में आए वो किस बारे में बात कर रही है, तो वो सफिशिएंट यूनिट होती है, और वो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में आती है। अगर उस यूनिट को देख के नहीं समझ में आया किस बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 1000 को देख के नहीं समझ में आता किस बारे में बात हो रही है, तो इसको हम इनसफिशिएंट यूनिट बोलते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में। क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि प्रेशर्ड यूक्रेन, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाला। अच्छा, प्रेशर भी लिख सकते थे, प्रेशराइज भी लिख सकते थे। मतलब ये जो प्रेशर वर्ड होता है ना, इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो प्रेशर भी सही था, प्रेशराइज भी सही था। तो उन्होंने यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाला कि वो एक्सेप्ट कर ले, मान जाए एक सीज फायर प्रपोजल, लड़ाई को बंद करने का प्रपोजल। उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पब्लिकली इस बात को बोला दैट, अब देखो ये पास्ट हो गया, दैट से पहले वाला पार्ट, तो इसके बाद वाला पार्ट भी पास्ट में ही आएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वुड, कि यूक्रेन को नाटो में नहीं लिया जाएगा। येट, फिर भी द मैनी, मैनी तो काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है। द मैनी दैट ही, द मोस्ट, मोस्ट में ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा को क्या बोलते हैं, मोस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा जो वो मिस्टर पुतिन से निकाल पाए वो क्या था। अच्छा, ये तो प्रेपोजिशन कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ज्यादा से ज्यादा वो क्या निकाल पाए, वो था एक लिमिटेड ट्रूस, मतलब एक लिमिटेड अग्रीमेंट लड़ाई रोकने का। ब्लैक सी, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उनके साथ दा लगाते हैं ब्लैक सी में, और एक टेम्पररी रोक लग जाए जो अटैक्स हो रहे हैं किसके ऊपर, यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। एट द हार्ट ऑफ द इम्पासे, इम्पासे मीन्स डेडलॉक, डेडलॉक के मेन पार्ट में, ये तो देखो एडिशनल, ये तो बेसिकली एक एडवर्बियल फ्रेज है। तो क्या है, डाइवर्जेंट व्यूज हैं, अलग अलग व्यूज हैं, व्यूज प्लूरल है तो यहाँ पे आर आएगा। तो डाइवर्जेंट व्यूज हैं, अलग अलग व्यूज हैं वेस्टर्न कैपिटल्स में और मॉस्को में, किस चीज को लेके, कि वॉर को कैसे खत्म करना है। एक बार दोबारा समझते हैं, अभी वैसे हमने एरर्स आइडेंटिफाई किए हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। उन्होंने यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाला, किस चीज का प्रेशर डाला, कि वो एक सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को, ये सब्जेक्ट था, ये उसकी वर्ब थी, इनटू व्हाट, व्हाट का आंसर मिल रहा था
किस चीज को लेके प्रेशर डाला कि वो सीज फायर को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए V1 प्लस ING लगाया था। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इनटू एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के आगे V1 प्लस ING लगता है, बस एक TO2 एक्सेप्शन होता है उसका कि टू के आगे जब एक्शन की बात करते हैं तो V1 लगा देते हैं, अदरवाइज हर प्रपोजिशन के आगे V1 प्लस ING लगता है। चलो, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने पब्लिकली क्या बोला, अब ये जो है पास्ट में था मेन क्लॉज, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे वुड लिखा कि यूक्रेन को नहीं लिया जाएगा नाटो में। अच्छा, द नाटो कर दो, कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं तो हम आर्टिकल दा लगाते हैं अगर वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिक होती है तो यहाँ पे भी दा कर दो। चलो, येट फिर भी ज्यादा से ज्यादा जो वो निकाल पाए, ज्यादा से ज्यादा जो वो निकाल पाए, तो ज्यादा से ज्यादा की इंग्लिश होती है मोस्ट, ना कि मैनी। मैनी तो काउंटेबल चीजों के साथ यूज करते हैं, जिन चीजों को गिन सकते हो उस केस में आप मैनी यूज करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो वो निकाल पाए मिस्टर पुतिन से वो क्या था, वो था एक लिमिटेड अग्रीमेंट। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा वो निकाल पाए, इसकी वर्ब क्या थी, वॉज, क्योंकि मोस्ट अनकाउंटेबल चीजों के लिए हमने यूज किया, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया। तो ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल पाए, वो एक अग्रीमेंट कर पाए ब्लैक सी में। अगली एरर क्या मिली, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, सीज होते हैं, ओशियंस होते हैं, उनके साथ हम आर्टिकल दा लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल दा लगाया। तो ब्लैक सी में, और एक रुकावट ला पाए वो अटैक्स में जो यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे हैं। चलो, अगली एरर क्या थी, एट द हार्ट ऑफ द इम्पास, मतलब ये जो डेडलॉक हुआ है उसका मेन पार्ट क्या है, अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग व्यूज हैं, मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा। तो अलग अलग व्यूज हैं वेस्टर्न कैपिटल्स में भी और मॉस्को में भी, किस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक है कि इस वॉर को अंत कैसे करना है। तो कितनी एरर्स मिली हमें इन टोटल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इन टोटल 6 एरर्स वर। अब कोई डाउट्स हैं तो पूछो, द यूक्रेनियन क्यों करना चाहते हो, रीजन बताओ, कारण बताओ द यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर करने का। इनटू कैसे आया, इनटू मीन्स उसके अंदर, इनटू कब यूज करते हैं, जब अंदर जाने की बात होती है, तो इसका मतलब है यूक्रेन अभी प्रपोजल से बाहर है, अब वो उस अग्रीमेंट का एक हिस्सा बन जाए, मीन्स उस प्रपोजल को साइन कर दे, तो इसलिए हमने इनटू यूज किया। जब भी आप प्रेशर वर्ड यूज करते हो तो आप इनटू प्रपोजिशन लगा सकते हो। और कोई डाउट, इनटू एक्सेप्टिंग भी सही था, टू एक्सेप्ट भी सही था, बट इनटू एक्सेप्टिंग में कोई गलती नहीं थी, इसलिए हम एरर मार्क नहीं कर सकते। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है गलती हो तो ठीक करो, ये मतलब नहीं होता कि ऑल्टरनेट बताओ उसका, कि इसकी जगह ये भी यूज हो सकता है, ये क्वेश्चन नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं बताना है कि इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, ये बताना है कि इसमें कुछ गलत है क्या, इसमें कुछ गलत नहीं है। फ्रॉम के साथ में हम टू लगेगा, फ्रॉम लिखा गया यहाँ पे, क्लियर, आगे बढ़े। अटैक्स ऑन, अटैक नाउन है, अटैक को जब भी नाउन की तरह यूज करते हो तो ऑन लगाते हैं, तो अटैक ऑन है। पॉज इन, किसी काम में रुकावट, तो इस काम में रुकावट आ रही है, काम में रुकावट आती है, पॉज इज रुकावट, में का मतलब है इन, तो अटैक्स में रुकावट आई है, और अटैक किस पर हो रहे हैं, यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ऑन आया, यहाँ इन आया। आगे बढ़े, आर का सब्जेक्ट है व्यूज, यहाँ पे इन्वर्जन लगा है, अगर आप सेंटेंस को देख रहे हो तो इन्वर्जन है, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है, सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाया, तो इस आर वर्ब का सब्जेक्ट था व्यूज, व्यूज प्लूरल था इसलिए हमने यहाँ पे आर किया। आगे बढ़े, हाँ, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए यूक्रेन का एडजेक्टिव बना दिया यूक्रेनियन। इंडिया का एडजेक्टिव इंडियन, इंडियन पीपल। यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यूक्रेन का एडजेक्टिव क्या होता है, यूक्रेनियन। मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मैनी बुक्स, मैनी स्टूडेंट्स। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
अगला सेंटेंस एरर ढूंढते हैं। वाइल वेस्टर्न लीडर्स, जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं, लीडर्स क्या है, सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इंसिस्ट ऑन, वो किस चीज के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, ऑन एन इमीडिएट, कि तुरंत की तुरंत लड़ाई रोक दी जाए। मॉस्को का विश्वास है, बिलीव ना वर्ब होती है, बिलीव, एडवाइज, प्रैक्टिस, अफेक्ट, ये सब वर्ब होती है। इनके नाउन्स क्या होते हैं, बिलीफ विश्वास, एडवाइस सलाह, प्रैक्टिस अभ्यास, इफेक्ट प्रभाव, ये नाउन्स होते हैं। हालांकि इफेक्ट को कभी कभी वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, तब उसका मीनिंग होता है किसी चीज को पाना, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, तो उस केस में इफेक्ट आपका वर्ब की तरह यूज होता है, अदरवाइज बाकी सब में नाउन की तरह यूज होता है। तो हैज अ एक आर्टिकल है, आर्टिकल आपको किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा, तो यहाँ पे बिलीफ आएगा। तो मॉस्को का एक विश्वास है दैट दिस शुड बी, कि ये जो है हिस्सा होना चाहिए एक कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स एक कंप्लीट पीस अग्रीमेंट का, जो कि एड्रेस करेगा उसके मेन सिक्योरिटी कंसर्न्स को। अगली प्रॉब्लम इस इट्स वाली है ना, ये वाला इट्स का मीनिंग होता है उसका, उसके, ये जो इट्स होता है ये तो शॉर्ट फॉर्म होता है, इट इज की, इट हैज की, इट वॉज की, ये इट्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये जो इट्स होता है नाउन के जस्ट पहले आता है। तो कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स नाउन था, तो उसके जो चिंताएं हैं, उसकी चिंताएं हैं मतलब यहाँ पे इट्स आएगा, उसकी जो कोर मीन्स मेन, उसकी जो मेन चिंताएं हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें और क्या आता है, नाटो जो है ईस्टवर्ड एक्सपैंड कर रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। रशिया ऑल्सो फाइंड्स, रशिया को ना के बराबर इंसेंटिव मिल रहा है, रशिया को ना के बराबर मोटिवेशन मिल रहा है। सभी को पता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस क्या होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल इज ना के बराबर, इसको किसके साथ यूज करते हैं, जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, नेगेटिव टोन है। अ लिटिल इज थोड़ा सा, पॉजिटिव टोन है। द लिटिल इज जितना है उतना ही, न्यूट्रल टोन है। तो मेरे पास ना के बराबर पानी है, आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास जितना पानी है मैं उसी से काम चलाऊंगी, द लिटिल वाटर दैट आई हैव आई विल यूज इट। तो ना के बराबर मोटिवेशन है, कि वो लड़ाई नहीं रोकना चाहता, लड़ाई रोकने का उसके पास ना के बराबर मोटिवेशन है, तो यहाँ पे सिर्फ लिटिल आएगा। फ्यू बेटा काउंटेबल चीजों के लिए यूज करते हैं, फ्यू किसके लिए यूज करते हैं, जिसको आप गिन सकते हो, यहाँ पे थोड़े से बच्चे हैं, अ फ्यू, ना के बराबर बच्चे हैं, फ्यू, जितने बच्चे हैं मैं उनको पढ़ाऊंगी, द फ्यू स्टूडेंट्स। तो उसके पास ना के बराबर मोटिवेशन है लड़ाई रोकने का एक ऐसे समय पे जब उसकी जो फोर्सेस हैं, व्हेन इट्स फोर्सेस आर स्ट्रैटेजिक मोमेंटम, फोर्सेस स्पीड है नहीं, फोर्सेस के पास स्पीड है, फोर्सेस के पास स्पीड है, इसका मतलब पोजेशन, तो व्हेन इट्स ट्रूप्स हैव स्ट्रैटेजिक मोमेंटम, ट्रूप्स के पास है स्पीड, स्पीड किसी के पास होती है, स्पीड कोई नहीं होता है, तो ट्रूप्स स्पीड नहीं है, ट्रूप्स के पास स्पीड है, के पास की इंग्लिश होती है हैज या हैव। यूक्रेन हैज कैरीड डेडली ड्रोन अटैक्स, यूक्रेन ने बहुत ही खतरनाक ड्रोन अटैक्स किए हैं, किए हैं इम्प्लीमेंट किए हैं, इम्प्लीमेंट करने का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो कैरी आउट होता है, उठाए नहीं है उसने अटैक, कैरी अकेला आता है, इसका मतलब होता है उठाना, तो यूक्रेन ने उठाए नहीं है अटैक्स, यूक्रेन ने करे हैं अटैक्स, तो करने की इंग्लिश क्या होती है, कैरी आउट, मीन्स इम्प्लीमेंट किया है। ऑन सेवरल रशियन सिटीज, बहुत सारी रशियन सिटीज पे, बट ऑन द बैटल फील्ड, बट बैटल फील्ड में स्ट्रगलिंग टू होल्ड द लाइन, बट बैटल फील्ड में यूक्रेन स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को
वहां मेंटेन करने के लिए। यूक्रेन स्ट्रगल, अभी कंजंक्शन है, कंजंक्शन के पास अभी हमने पढ़ा था कि कंजंक्शन के पास अपनी वर्ब होती है, यहाँ पे वर्ब है ही नहीं कंजंक्शन के पास, अगर आप देखोगे तो। ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी V1 प्लस ING से अगर शुरू होगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। तो मतलब मुझे इस कंजंक्शन को इसकी वर्ब देनी पड़ेगी। कंजंक्शन को वर्ब में कैसे दूंगी, यहाँ पे इस लगा के। बट ऑन द बैटल फील्ड, लेकिन जंग के मैदान पे यूक्रेन क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि वो लाइन को होल्ड करा रखे, मतलब अपनी टेरिटरीज पे कंट्रोल बना के रखे। तो यहाँ पे मुझे कितने एरर्स मिले इन टोटल, फर्स्ट एरर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो इन टोटल 7 एरर्स वर। कोई दिक्कत? एक बच्चे का डाउट है मैम द नाटोस क्यों नहीं किया, क्योंकि नाटो की बात नहीं हो रही, एक्सपेंशन की बात हो रही, एक्सपेंशन इज द मेन नाउन। तो हम यहाँ पे नाटो की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसके बढ़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने नाटो के साथ दा लगाना जरूरी नहीं था। और कोई दिक्कत किसी को? ट्रूप्स आर एट, ट्रूप्स स्पीड पर है नहीं, ट्रूप्स के पास स्पीड है। ट्रूप्स आर एट स्ट्रैटेजिक मोमेंटम, ट्रूप्स स्पीड पर है, कोई मीनिंग ही नहीं है इस लाइन का, ट्रूप्स के पास स्पीड है। एक बार दोबारा समझाऊं? चल, पहला प्रॉब्लम क्या था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया। दूसरा आर्टिकल अ, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, बिलीफ का नाउन क्या होता है, बिलीफ। अगला लिटिल अ, लिटिल द, लिटिल वाला ना के बराबर इंसेंटिव है इसलिए हमने लिटिल लिखा। इट्स और इट्स वाला, इट्स का मतलब होता है उसका, तो उसकी चिंताएं हैं, उसकी चिंताएं हैं मतलब ये वाला इट्स आएगा, ये वाला इट्स तो फुल फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म होती है। कैरी आउट का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, अदरवाइज अकेला कैरी आता है उसका मीनिंग होता है उठाना। ट्रूप्स के पास स्पीड है मतलब वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे हैव लगाया। अगला कंजंक्शन था, बट कंजंक्शन के पास उसकी वर्ब नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब लिखा, तो इसीलिए सारे के सारे एरर्स हैं। शैल भी पार्ट क्यों करना चाहते हो, रीजन बताओ। एक बच्चे का डाउट है मैं शुड को शैल कर दो, क्यों कर दो? हर चीज के पीछे कारण होना चाहिए। अगर आप सिंगुलर को प्लूरल बना रहे हो, प्रेजेंट को पास्ट बना रहे हो, पास्ट को प्रेजेंट बना रहे हो, शैल को शुड कर रहे हो, यू शुड हैव अ रीजन बिहाइंड इट। टेल मी द रीजन, शुड को शैल क्यों करना चाहते हो? देयर इज नो रीजन, तो नहीं करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं। बिसाइड मिस्टर ट्रम्प डिसीजन, मिस्टर ट्रम्प डिसीजन के अलावा, ये अलावा की इंग्लिश क्या होती है, बिसाइड्स। बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मीनिंग होता है के अलावा। बिसाइड भी एक प्रेपोजिशन होता है लेकिन इसका मीनिंग होता है के बगल में। तो कोई इंसान किसी के बगल में बैठा हुआ है तो आप बिसाइड लिख सकते हो, अगर आप किसी चीज के अलावा की बात करो तो बिसाइड्स लिखोगे। इसके अलावा तो मिस्टर ट्रम्प का जो डिसीजन था कि वो ईरान को बॉम्ब कर रहे हैं इसराइल के बिहाफ पे,
उसके अलावा एक ऐसा समय जब तेहरान जो है टेक्निकली बातचीत कर रहा था यूएस के साथ, तो द यूएस आएगा। यूएस, यूके, यूएई, यूरोपियन यूनियन, नीदरलैंड्स, मालदीव्स और फिलीपींस, इन सब कंट्रीज के साथ द लगाते हैं। तो यूएस से बातचीत कर रहा था, तो मिस्टर ट्रम्प का जो डिसीजन, अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ये भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे कंजंक्शन आ गया था, तो कंजंक्शन की वर्ब थी। तो इसका मतलब ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? डिसीजन। डिसीजन सिंगुलर है, डिसीजन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अपीयर्स आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस लगाते हैं। तो अपीयर्स टू हैव हार्डेड, फिर से वही प्रॉब्लम, हार्ड तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ तो ईडी नहीं लगाते, वर्ब में ईडी लगाते हैं। इसकी वर्ब क्या होती है? हार्डन। तो इसका मतलब यहाँ पे हार्डन्ड आएगा। तो अपीयर्स टू हैव हार्डन कि इसने रशिया की पोजीशन को और हार्ड कर दिया और स्ट्रांग बना दिया है। अगला है नॉट विथ स्टैंडिंग। अच्छा, नॉट विथ स्टैंडिंग में एक प्रपोजिशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो नॉट विथ स्टैंडिंग इज व्हाट? इट्स अ प्रपोजिशन। और जब भी कोई प्रपोजिशन आता है उसके आगे उसका नाउन आना चाहिए। यहाँ तो एक कॉमा लग गया, तो नॉट प्रपोजिशन तो ऐसे कभी कॉमा के साथ नहीं आ सकता। क्या आप ऑन कॉमा लिख सकते हो और फिर पूरा सेंटेंस लिख दो, या इन कॉमा फिर पूरा सेंटेंस? नहीं। तो नॉट विथ स्टैंडिंग तो नहीं आ सकता। नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है? के बावजूद। तो किसके बावजूद? वो वाली बात तो आगे लिखनी पड़ेगी ना, इसके बावजूद, उसके बावजूद। तो इसका मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग कभी भी ऐसे अकेले नहीं आ सकता। यहाँ पे कौन सा आएगा फिर? तो इसका मतलब यहाँ पे कंजंक्शन आएगा। और कंजंक्शन क्या होता है? नेवर द लेस। नेवर द लेस भी होता है और नन द लेस भी होता है, दोनों कंजंक्शन आप लगा सकते हो, नेवर द लेस और नन द लेस। इन दोनों का मतलब क्या होता है? फिर भी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वाला, फिर भी। तो फिर भी, तो ये कंजंक्शंस होते हैं जब ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। जब ये फुल स्टॉप के बाद आता है तो ये एडवर्ब का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है? ये एडवर्ब का। तो नेवरदलेस, इसके बावजूद, जो डिप्लोमेटिक सेटबैक्स हैं, जो फेलियर्स हुए हैं, वो एक एक्सक्यूज नहीं है कि आप न्यूक्लियर साबरे राइटलिंग, साबरे राइटलिंग मीन्स धमकियां दो। द लास्ट थिंग, जो आखिरी चीज जो दुनिया को चाहिए वो क्या है? है की इंग्लिश क्या होती है? इज। तो द लास्ट थिंग द वर्ल्ड वांट्स टुडे इज, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है कि डायरेक्ट लड़ाई रशिया और यूएस के बीच में। फिर से यूएस लिखा हुआ है तो द आएगा, बिटवीन द यूएस एंड। तो कितने एरर्स मिले हमें इन टोटल? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ वन एंड सेवेंथ वन। तो इन टोटल 7 एरर्स वर। क्या क्या कॉन्सेप्ट थे? बिसाइड और बिसाइड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉट विथ स्टैंडिंग और नेवरदलेस और नॉनदलेस का कॉन्सेप्ट क्लियर। नॉट विथ स्टैंडिंग एक प्रपोजिशन होता है, इसका मीनिंग होता है के बावजूद, जबकि नॉनदलेस और नेवरदलेस कंजंक्शंस होते हैं, इनका मीनिंग होता है फिर भी। अगला, हार्डेड जैसा कोई शब्द नहीं होता है। अगला, यूएस के साथ दा लगेगा, और यहाँ पे क्या था? वर्ब गायब। तो आज हमने लगभग 38 to 40 एरर्स के क्वेश्चंस करे हैं, एरर्स निकालिए 38 to 40 एरर्स। मजा आया आज की क्लास में? सभी को समझ में आया? देखो बेटा, अगर आपको लगता है ना कि बार बार ग्रामर पढ़ोगे फिर एरर्स करोगे, तो बार बार ग्रामर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। इंग्लिश का सबसे अच्छा तरीका होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से करोगे ना तो रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, थ्योरी से करोगे तो रूल याद नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको ये रूल याद हो गया होगा कि हार्डेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, सॉफ्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग्ड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वीक्ड जैसा कोई वर्ड नहीं होता। इनके वर्ब में होता है, हार्डन्ड होता है, सॉफ्टन्ड होता है, स्ट्रेंथन्ड होता है, वीकन्ड होता है। तो इसके लिए आपको कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, तो इसके लिए एप्लीकेशन जरूरत थी। नंबर यूनिट नाउन होता है तो यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है,
तो एप्लीकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। हमने हिंदी लैंग्वेज भी डायरेक्ट एप्लीकेशन से सीखी थी, सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन से ही बना सकते हैं। मैम आर एन एक्सक्यूज, एक बच्चे का डाउट है, आर नॉट एन एक्सक्यूज। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है क्या? डिप्लोमेटिक सेटबैक्स, एक्सक्यूज नहीं, सेटबैक्स प्लूरल था बेटा, इसलिए हमने यहाँ पे आर लगाया था। ये जो है एक एक्सक्यूज नहीं है, तुम्हारे शब्द एक एक्सक्यूज नहीं, वर्ड्स आर नॉट एन एक्सक्यूज। तो ये आर का सब्जेक्ट कौन है? सेटबैक्स, प्लूरल है इसलिए आर लगाया। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन करते जाएंगे वैसे वैसे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग होते जाएंगे। यस, अब कुछ बातें करनी है मुझे आप सभी से। बातें ये करनी है, एक आपके सामने एसबीआई पीओ है, प्रीलिम्स हो गया होगा काफी बच्चों का। एक आपके सामने आईबीपीएस पीओ है, एक आपके सामने एसबीआई क्लर्क है, एक आपके सामने आईबीपीएस। अभी आपके सामने आरआरबी पीओ भी आएगा और आरआरबी क्लर्क भी। क्या कमी है नोटिफिकेशन की? और हर साल होते हैं, और इस साल तो साल में 2 बार हो गए, एसबीआई क्लर्क तो और एसबीआई पीओ भी। क्या नोटिफिकेशन की कमी है? नहीं है। दूसरी बात, क्या सबका सिलेबस अलग अलग है? नहीं है, सबका सिलेबस सेम है। इंग्लिश वही है, रीजनिंग वही है, डीआई वही है, पजल वही है, करंट अफेयर्स वही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस वही है, सिलेबस भी सबका सेम है। तो क्या इस बार जॉब ले सकते हो? 100% ले सकते हो जॉब। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, 2 कैटेगरी के बच्चे आएंगे यहाँ पे। फर्स्ट कैटेगरी इज जो ओवर थिंकिंग करेंगे। ओवर थिंकिंग वाली कैटेगरी वाले बच्चे क्या होंगे? यार वैकेंसीज तो सिर्फ इतनी है यार, एसबीआई क्लर्क में 5000 वैकेंसीज आई हैं ऑलमोस्ट, बच्चे तो लाखों पेपर देंगे, मेरा तो नहीं होने वाला है यार। मैं तो ना फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा हूँ, बच्चे तो 3-3, 4-4 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मेरा तो नहीं होने वाला है यार। समय तो सिर्फ 2 से 3 महीने का बचा है, मेरा तो नहीं होने वाला है। मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं किया, मेरे तो आसपास भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे गाइड कर दे कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा तो नहीं होने वाला है। मेरा तो घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं शांति से कहीं बैठ के पढ़ सकूं, मेरे तो रिश्तेदार भी सब नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, मेरा तो नहीं होने वाला। एक कैटेगरी तो ये होगी बच्चों की। अब बात आती है दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो होंगे, यार 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, जीए है। रीजनिंग में बेसिक मेन पजल्स हैं और टॉपिक्स हैं, क्वांट में डीआई है और टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में एडिटोरियल है, परफेक्शन है, जीए में करंट अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो आज से मैं क्या करता हूँ, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ कि मैं इतने पजल्स को रोज सॉल्व करूंगा, मैं इतने डीआई करूंगा रोज, मैं इंग्लिश में ये करूंगा, और मेरा बस एक ही फोकस है, और मेरा फोकस ये है कि जो जो सिलेबस में आता है मैं उस पर अपना अच्छे से कमांड बना लूँ, और बाकी सब प्रभु के ऊपर है। तो मेरा फोकस क्या है कि सिलेबस मुझे पता चल गया है कि क्या क्या सिलेबस में आता है, अब मुझे क्या करना है, अच्छे से अपना कमांड बनाना है और अपना 100% देना है। फल की चिंता नहीं करनी है, उस दिन इंटरनेट खराब हो गया तो क्या होगा, उस दिन मैं एग्जाम सेंटर में लेट हो गया तो क्या हो गया, मेरा कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं करा तो क्या होगा, मैं नर्वस हो गया तो क्या होगा, ये सब मुझे नहीं सोचना। ये सब फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे बहुत हैं इस दुनिया में सोचने के लिए, वो सब सोचते रहे। मुझे तो बस ये सोचना है कि ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा एग्जाम है, और बस मुझे अपना 100% देना है। तो किस कैटेगरी में है आप, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इस कैटेगरी में जाना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू फॉल इनटू दिस कैटेगरी। लोग आपको इनवाइट करेंगे इस कैटेगरी में,
इस कैटेगरी में बने रहने के लिए मुश्किल है, क्योंकि बार बार आपको अपने माइंड को बताना पड़ेगा। तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत, कर्म किए जा, फल की टेंशन मत ले, कर्म किए जा, दुनिया की टेंशन मत ले। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रखना है? अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे रखना है, अपने एक्शंस पे रखना है। बस आप अपने एक्शंस पे अपना फोकस रख लोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा। रिजल्ट उनका अच्छा नहीं आता है जिनका फोकस रिजल्ट पे होता है, वर्क पे नहीं होता। यस, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सभी से कि सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर होगा? नो नेगेटिविटी, नो डिसअपॉइंटमेंट्स, नो फियर ऑफ फेलियर, नो ओवर थिंकिंग, कुछ नहीं, नो जेलसी, नो कंपैरिजन। आपको किसी से कंपेयर करना ही नहीं है। कंपैरिजन का साइकिल बड़ा गंदा होता है, पता है, बहुत गंदा होता है कंपैरिजन का साइकिल। आप कंपेयर करने लगते हो ना अपने आप को लोगों से, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। आपका कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से, सिर्फ अपने आप से, कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की है तो अगले दिन मुझे इससे ज़्यादा करनी है। आज मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आए हैं तो अगली बार मेरे मॉक टेस्ट में इससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। आज मैंने इतने फोकस से पढ़ाई करी है तो अगली बार मुझे अपना फोकस बढ़ाना है। आज मैंने इतनी देर मेडिटेशन किया है तो कल मुझे अपना मेडिटेशन बढ़ाना है। आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट को इतना % कंप्लीट किया है तो कल मुझे अपना टू डू लिस्ट का जो % मैंने कंप्लीट किया है वो बढ़ाना है। ओनली कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ एंड नो वन एल्स। यस, तो आज की बात क्या है? आज के शब्दों का पूरा सार क्या है? नो ओवर थिंकिंग, नो कंपैरिजन, only and only focus on what? On your work. चलो सेशन एंड करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ, एक बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ, स्माइल करते हुए, खुश होते हुए मेरे साथ 5 सेंटेंसेस बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। Thank you God for helping me understand the value of time. Thank you God for helping me become dedicated and devoted towards my goal. Thank you God for helping me in every step that I take. Thank you God for helping me become the best version of myself. Thank you God for helping me stay motivated throughout my journey. Thank you. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन एंड कर रहे हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज के सेशन का, कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। support@nimishabansal.com हमने ईमेल आईडी भी बनाई है इस चीज़ के लिए, सो दैट यू कैन शेयर योर फीडबैक विद अस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड